नमस्कार दोस्तों। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि खाड़ी देशों में आपको सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा देश दिखाई देता है, तो यकीनन आपका जवाब होगा ईरान। क्योंकि ईरान अमेरिका तक के सामने नहीं झुकता है। अब यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि आखिरकार ये ईरान इतना पावरफुल कैसे बना। आखिरकार ईरान ने दुनिया की सबसे ज्यादा मिसाइलें कैसे बनाई। सवाल यह भी है कि मिसाइल बनाई ही कैसे। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि सारे के सारे खाड़ी देशों में अकेला ईरान ही परमाणु बम बनाने की कोशिश क्यों करता है। बाकी देश नहीं करते हैं, पर यह अकेला ने अपना लक्ष्य ही यही रख रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम परमाणु बम हासिल करके ही रहेंगे। और इसके अलावा जितने भी खाड़ी देश है ईरान को छोड़कर, सारे के सारे खाड़ी देश अमेरिका को अपना बड़ा भाई मानते हैं और बोलते हैं कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा वाला मददगार है। पर ईरान क्यों ऐसा बोलता है कि अगर हमारा सबसे बड़े वाला दुश्मन अगर कोई है तो वो केवल अमेरिका है। यानी एक समय के लिए हम इजराइल के साथ में दोस्ती कर सकते हैं, पर इस अमेरिका के साथ में कभी भी हम दोस्ती नहीं करेंगे। चौथा सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार ईरान ने एक ऐसी सेना क्यों बनाई जो कि अगर उसके खिलाफ उठने वाली आवाज को पूरी तरीके से चुप कर सकती है। तो ऐसी सेना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। और इसके अलावा जितना ईरान आपको सामने दिखाई देता है उससे कई गुना ईरान जमीन के अंदर बसा हुआ है। तो जमीन के अंदर बसाने की वजह क्या है, आज के इस वीडियो में हम इन सारी की सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। ईरान पावरफुल कैसे बना, ईरान ने मिसाइलें कैसे बनाई, ईरान के समर्थक कौन कौन से देश रहे हैं, ईरान परमाणु बम क्यों बनाना चाहता है, और सबसे बड़ा सवाल अमेरिका और ईरान की दुश्मनी की शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इसकी पूरी की पूरी कहानी। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अंजलि जोशी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा ये हकीकत सुनिए कि आज का जो आपको ईरान दिखाई देता है वो एक समय में वास्तविक तरीके से ईरान नहीं बल्कि फारसियों का देश हुआ करता था। फारसियों का देश यानी कि पर्शिया देश इसे कहा जाता था, जो कि आज का ईरान देश बन गया और यहाँ पर इस्लामिक लोग निवास करते हैं। पर एक समय यहाँ पर फारसी धर्म के लोग निवास करते थे, जिसे धरतुष्ट्र वंश के लोग या फिर धर्म के लोग भी कहा जाता था। अब जरा आप यहाँ मैप में देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पर्शिया देश, ये जिसे आज हम ईरान कहते हैं। और इसी पर्शिया देश के नाम पर पर्शियन गल्फ इसका नाम रखा गया, जिसे आज हम फारस की खाड़ी भी कहते हैं। ये जो फारस देश है यानी कि पर्शिया देश है वो पूरी तरीके से किसके अधीन आया करता था, तो ये पूरी तरीके से आता था सासानी राजवंश के अधीन। यानी ये जो ऑरेंज कलर का इलाका आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर कौन से राजाओं का शासन था, सासानी राजवंश के राजाओं का शासन हुआ करता था। अब सासानी राजवंश के कोई एक दो राजा नहीं बल्कि पूरे के पूरे 21 राजा हुए। और 21 राजाओं में से ऐसे कई सारे राजा थे जो पर्शिया को अपना घर मानते थे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। पर ज्यादातर राजा ऐसे थे जो केवल जनता को परेशान करते थे, यानी उनसे अच्छा खासा टैक्स वसूल करते थे, ऊंच नीच का भेद करते थे, गरीब अमीर का भेद करते थे, ऊंचे पद तक पहुंचाने के लिए केवल और केवल अमीर लोगों का सिलेक्शन करते थे, गरीब लोगों का सिलेक्शन नहीं करते थे। यानी हम कह सकते हैं कि राजा तो बहुत ज्यादा मजबूत था पर जनता पूरी तरीके से दुर्बल थी और जनता बहुत बुरी तरीके से परेशान थी। किससे? सासानी राजवंश के अंतिम राजा से। एक तरफ आपको समझ में आ गया कि ईरान के अंदर कौन थे, सासानी राजवंश के राजा बैठे हुए थे। इधर खाड़ी देशों के मैप में अगर हम इस तरफ चले तो ये आपको दिखाई दे रहा है सऊदी अरब। और सऊदी अरब के अंदर उस समय कुछ ऐसा कमाल होने वाला था जो कि पूरी तरीके से पर्शिया की जिंदगी बदलने की शुरुआत करने वाला था। अब इस ईरान के अंदर सासानी राजवंश राजा शासन कर रहे थे, पर बाकी जितने भी खाड़ी देश आपको दिखाई दे रहे हैं उनके अंदर किसी का राजपाट नहीं हुआ करता था। समय बीता और सऊदी अरब के अंदर जन्म हुआ किसका? मोहम्मद पैगंबर का।
610 ईसा पूर्व में मोहम्मद पैगंबर साहब को क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई मक्का मदीना के हीरा नामक गुफा के अंदर। जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई 613 के अंदर इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया और इतना ज्यादा प्रचार प्रसार किया कि वो धर्म केवल सऊदी अरब तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कतर, बहरीन, कुवैत, ये जो आज देश है, पहले देश नहीं केवल कस्बे हुआ करते थे, इन कस्बों में बड़ी तेजी से फैलना शुरू हो गया। यानी आसपास के जितने भी देश हैं सब के अंदर क्या फैल गया, पूरी तरीके से इस्लाम धर्म फैल गया और ये सारे के सारे अरब देश क्या बन गए, पूरी तरीके से इस्लामिक देश बन गए। अब ये इस्लामिक देश जो है पूरी तरीके से क्या कर रहे थे, इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हुए और भी आगे बढ़ते जा रहे थे। और जब ये आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गए, ये पहुंच गए फारस देश के अंदर। तो फारस देश के अंदर जो सासानी राजवंश के राजा बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि देखो भाई साहब, आपको जो भी धर्म अपनाना है सब देशों को आप अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे यहाँ पर केवल और केवल फारसी धर्म चलता है। हम फारसी धर्म यानी कि जरथुस्त्र धर्म को ही मानते हैं। जरथुस्त्र के अलावा हम किसी को नहीं मानेंगे। चाहे तो अगर हमें मरना पड़े तो हम मर जाएंगे, अगर आपके साथ युद्ध लड़ना पड़े तो युद्ध भी लड़ेंगे, पर हम किसी भी कीमत पर इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे। इन्होंने मना कर दिया। और जैसे ही इन्होंने मना किया तो इधर सारे के सारे जो अरब देश थे, ये इजराइल को छोड़कर, क्योंकि उस समय फिलिस्तीन वाले बैठे हुए थे, तो आप मान सकते हैं कि ये भी एक टाइम पे अरब देशों के अंदर शामिल हो गया था। तो ये सारे के सारे देशों ने मिलकर क्या किया, उस समय के पारसी देश के ऊपर कर दिया अटैक और लड़ाई शुरू हुई। बड़ा खतरनाक तरीके से युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में यहाँ के राजा शामिल हुए और राजा के साथ साथ यहाँ की जितनी भी जनता थी वो भी युद्ध के अंदर शामिल हुई। पर युद्ध लड़ते लड़ते जनता के बीच से ही आवाज आने लगी कि हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ऐसे राजा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिसने कभी हमको तुच्छ समझा था, हमें कभी प्रजा नहीं माना, गरीब अमीर का हमेशा भेद किया और हमेशा हमारे साथ में एक गलत व्यवहार किया। क्या ऐसे राजा के लिए अपनी गर्दन कटाना सही होगा? क्या ऐसे राजा के लिए लड़ना सही होगा? नहीं होगा ना। तो जैसे ही प्रजा में एक आवाज उठी, उसके बाद दो और उसके बाद तीन, और कई सारी प्रजा के अंदर जैसे ही आवाज उठना शुरू हुई, सारी की सारी जनता ने हथियार डाल दिए। अब सवाल ये आता है कि क्या यहाँ पर अरब देश के लोग जीत रहे थे? नहीं, अरब देशों के लोगों में इतना दम नहीं था कि वो यहाँ से युद्ध जीत जाए। पर दिक्कत यहाँ आ गई थी कि राजा अकेला पड़ गया और पूरी की पूरी प्रजा ने क्या किए, हथियार पूरी तरीके से डाल दिए। और जैसे ही हथियार यहाँ पर डाले गए, राजा यहाँ से भग गया कि भाई साहब अकेले युद्ध कहाँ लड़ा जाएगा, ये तो गुलाम बनाएंगे और इस्लाम कबूल करवा देंगे, नहीं रहना यहाँ। अपना लंबा चौड़ा साम्राज्य है, दूसरी तरफ चले जाते हैं। वो यहाँ से भग गया और यहाँ की जनता जो है वो पूरी तरीके से खुश हो गई कि भाई साहब जान छूटी। क्या हुआ भाई साहब, जान छूटी। जैसे ही यहाँ से राजा गया, उसके कुछ समय बाद यहाँ की जनता ने क्या बोला कि ठीक है, हम इस्लाम को कबूल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं हो रहा है, गरीब अमीर का फर्क नहीं किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें केवल एक ही ईश्वर को पूजना पड़ेगा। पर हमारी सबसे बड़ी शर्त यह है कि हम इस्लाम को तो कबूल करेंगे, खुशी खुशी करेंगे, पर हम हमारे फारसी धर्म की संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। यानी आज दुनिया भर में चाहे 57 इस्लामिक कंट्री हो, उनमें से एक अकेली ऐसी कंट्री है ईरान, जहां पर इस्लाम के रंग में लोग नहीं रंगे, बल्कि इस्लाम ही फारसी रंग में रंग गया और यहाँ की संस्कृति पूरी तरीके से क्या हो गई, फारसी प्लस इस्लामिक संस्कृति यहाँ हो गई। यानी आज भी यहाँ फारसी धर्म के त्योहार मनाए जा रहे हैं, पर इस्लामिक रंग में, यानी दोनों के दोनों क्या हो गए, यहाँ पूरी तरीके से मिक्स हो गए। और इतिहास इस युद्ध को क्या कहता है, कुदसिया की जंग कहता है, जिसे जंग की भी जंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, जंग की भी जंग कहा जाता है। और अरब देशों से अब क्या हुआ, अरब देशों से निकल के कई सारे मुसलमान जो है ईरान के अंदर आकर बसने लगे। अब इसे ईरान कहा जाने लगा। ईरान यानी कि अल्लाह की भूमि इन्होंने बोल दिया, आर्यावर्त भूमि भी जिसे कहा जाता था उसे बोल दिया गया, और अब इसे पर्शिया देश नहीं बल्कि ईरान के नाम से जाना जा रहा था। अब क्या हुआ, 1551 के आते आते यहाँ पर ढेर सारे सुन्नी वर्ग के लोग आकर बस गए।
इस्लाम धर्म में दो ही वर्ग होते हैं, शिया और सुन्नी। शिया सुन्नी की भी काफी ज्यादा टकरार है, इनकी भी बहुत लड़ाई है। अब क्या हुआ, सुन्नी यहाँ पर आकर बस गए और ढेर सारे सुन्नी यहाँ पर आए। समय बीता और यहाँ पर एक नए प्रकार का राजवंश आकर स्थापित हुआ। वो राजवंश यहाँ पर आकर स्थापित हुआ जो यहाँ पर ये कुदसिया की जंग हुई थी, और इस जंग के अंदर अरब देशों की तरफ से जो सेनापति की भूमि निभा रहा था ना, वही वंश यहाँ पर आकर स्थापित हुआ, जिसे हम सफीवाद का साम्राज्य भी कहते हैं। 1501 में ईरान के अंदर सफीवाद आया, और सफीवाद जैसे यहाँ पर आया तो इन्होंने एक प्रकार का अनाउंसमेंट किया, और यह अनाउंसमेंट पूरे खाड़ी देशों में खलबली मचाने वाला था। इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भाई साहब, आज से यहाँ पर सुन्नी वर्ग के लोग नहीं रहेंगे। सुन्नी वर्ग के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे खाड़ी देश यानी दूसरे देश जो हैं उनके अंदर चले जाए, क्योंकि यहाँ केवल और केवल सिया वर्ग के लोग रहेंगे। और सिया आने वाले समय में सिया धर्म का एक सबसे बड़ा ये क्या रहेगा, केंद्र बनेगा। और ये अनाउंसमेंट किसने किया था, शाह इस्माइल की तरफ से किया गया था 1501 में। यहाँ से कई सारे सुन्नी वर्ग के लोगों को भगा दिया गया। कहाँ पर, इन खाड़ी देशों के अंदर भगा दिया गया। जैसे ही खाड़ी देशों के अंदर भगाया, और ईरान ने अपने आप को क्या साबित कर दिया कि हम क्या हैं, हम हैं सिया वर्ग के, और तुम क्या हो, सुन्नी वर्ग के। चाहे हम दोनों के दोनों इस्लामिक हैं, दोनों ही अल्लाह को पूजेंगे, पर हम अलग अलग हैं। क्या है, हम अलग अलग हैं। ऊंच नीच का भेद यहाँ पर है। अब ये बातें जो है अरब देशों के लोगों को चुभना शुरू हो गई। ये जितने भी खाड़ी देश आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, यमन, ओमान, जॉर्डन, इराक, सब के सब देशों को ये बातें बड़ी चुभने लगी कि तुम इस्लामिक हो फिर भी अलग होने की बात करते हो, तो तुम्हें क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। इस प्रकार की आवाजें उठने लगी। दोनों के बीच में टकराव शुरू हो गया, और टकराव इतना ज्यादा हुआ कि ईरान को लगने लगा कि सारे के सारे खाड़ी देश एक तरफ हैं, हम अकेले एक तरफ पड़ गए, तो हम ऐसे तलवार से तो इनसे नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इनकी भीड़ ज्यादा है, हमारे पास में भीड़ कम है। इसीलिए आज से ईरान में यह अनाउंस किया जाता है कि हम तलवार से ज्यादा किताबों पर और दिमाग पर ध्यान लगाएंगे। यानी अब हमें दिमाग से चलना होगा, और अब हमें पावरफुल बनना होगा, तभी हम इन खाड़ी देशों के बीच में रह पाएंगे। यानी ईरान उस समय इन खाड़ी देशों के बीच में ठीक वैसे रह रहा था जैसे दांतों के बीच में जुबान रहती है, कि थोड़ा सा इधर उधर हुए सीधा कट गए। अब इस प्रकार से ईरान जीने लगा, और ईरान अपने आप को पावरफुल बनाने पर काम करने लगा। आज भी अगर देखा जाए तो फारसी धर्म के इस्लामिक सबसे बड़े बड़े विद्वान अगर कहीं से आते हैं तो वो ईरान से आते हैं, और ईरान ने पूरी तरीके से पावरफुल बनाने की कोशिश में लग चुका था। अब ईरान इधर तो पावरफुल बनने में कोशिश कर रहा था, और इधर ईरान के अंदर एक काली बदबूदार चीज निकलना शुरू हो गई। अब इधर अरब देशों की तरफ से ये बातें कही जा रही थी कि देखो अल्लाह का कुफ्र बरस रहा है किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान ने अपने ही पड़ोसी देशों के साथ में गलत व्यवहार किया था। ऐसी बातें उठने लगी, और इधर ईरान के लोगों ने भी मान लिया कि हमारी जमीन पर ये काली बदबूदार क्या चीज निकल रही है, ऐसी बदबूदार चीज है जिसकी कोई अति नहीं है, इसका क्या काम है, ये क्यों निकल रही है, क्या वाकई में अल्लाह हमारे ऊपर कुफ्र बरसा रहा है, हमारे ऊपर गलत चीजें कर रहा है। बहुत परेशान होने लगे। कुछ लोगों ने तो इसका इस्तेमाल लकड़ी जलाने में करना शुरू कर दिया, क्योंकि गलती से किसी ने आग लगा दी होगी, लग गई होगी, तो लकड़ी को जलाने के लिए इसके ऊपर इसको डाला जा रहा था और इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। और जितने भी ईरानी लोग थे वो सब के सब इसे क्या कहने लगे, काली बदबूदार चीज इसे कहने लगे। अब ये काली बदबूदार चीज कहाँ से निकल रही थी, तो ये आपको ईरान का इलाका दिखाई दे रहा है जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट वाला इलाका है। आज ईरान में यहाँ पर 72 तेल के कुएं हैं, है ना, और जितना ईरान के अंदर तेल निकल रहा था उसी प्रकार से ये सारा का सारा जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है, इन खाड़ी देशों के अंदर भी कुछ समय के बाद तेल निकलना शुरू हो गया था। अब तक ये खाड़ी देश नहीं समझ पा रहे थे कि ये तेल है, यानी क्रूड ऑयल है, नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ से तेल निकलना शुरू हुआ था कब, 1700 से लेकर 1900 के बीच में। और इधर अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं यूरोपीय देश। इधर 1800 के आसपास अंग्रेजों को समझ में आने लग गया था कि भाई साहब
ऐसी काली चिपचिपी बदबूदार जो चीज है वो क्रूड ऑयल है। उससे अगर हम फिल्टर्ड करेंगे तो उसके अंदर कई प्रकार की चीजें निकलेगी और उसमें से निकलेगा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कई प्रकार के पैराफिन, कई प्रकार की चीजें निकलेगी, जिसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? कारखाने चलाने में, जहाजों को चलाने में, मशीनों को चलाने के लिए। इन सब चीजों को अंग्रेज बहुत अच्छे से समझ रहे थे और उस समय यूरोपीय देशों के अंदर यानी 1800 के आसपास यूरोपीय देशों के अंदर कई प्रकार की मशीनें बन चुकी थी, कई प्रकार के उपकरण बन चुके थे जिनके लिए तेल की आवश्यकता थी। अब यूरोपीय देशों के पास इतना तेल तो नहीं था कि वो सब कुछ लंबे समय तक चला सके और इसीलिए ईरान जो है, माफ कीजिएगा, इसीलिए जो अंग्रेज हैं वो अंग्रेज तेल की खोज करने के लिए पूरी दुनिया में बिखर जाते हैं। यहाँ से तेल की खोज करने के लिए अलग अलग देशों में चले जाते हैं कई सारे अंग्रेज। अब अंग्रेज भटकते भटकते कहाँ पहुंच जाते हैं? खाड़ी देशों के अंदर पहुंच जाते हैं और जैसे ही खाड़ी देशों के अंदर पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि भाई साहब ईरान के अंदर कोई काली बदबूदार चीज निकली है। अंग्रेज बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि वो काली बदबूदार चीज और कोई नहीं बल्कि तेल ही है। बहुत अच्छे से समझ गए अंग्रेज। और अंग्रेजों ने उस समय जो ईरान के अंदर राजवंश बैठ गया था जिसका नाम था कांजर राजवंश, उनके साथ में जाकर एक समझौता करता है और बोलता है कि काली बदबूदार चीज जो है वो बड़े काम की है, अल्लाह ने कोई कुफ्र नहीं किया है, ये बड़े काम की चीज है और इतने काम की चीज है कि इससे ईरान का फायदा हो सकता है। बस आप हमें परमिशन दे दो कि ये काली चीज हम निकाल कर ले जाएंगे। भाई साहब ईरान वाले तो सोच रहे हैं कि ये कौन सी बात हो गई, हमारे यहाँ ऐसी बदबूदार चीज निकल रही है और ये अंग्रेज बोल रहे हैं कि हम लेकर जाएंगे, काम की चीज है। फिर अंग्रेजों ने बैठकर समझाया कि काली बदबूदार चीज क्रूड ऑयल है, इसे फिल्टर करेंगे और इससे तेल बनेगा और इससे आपका भी मुनाफा होगा, हमारा भी मुनाफा होगा और हमें यहाँ पर मशीनें लगाने की इजाजत दे दो। कांजर राजवंश ने इजाजत दे दी और अब ब्रिटेन वाले 1901 से लगातार 1908 तक, लंबे समय तक निकाला था पर पहले 1908 तक का समझिए। 1901 से लेकर 1908 तक 7 सालों तक ब्रिटेन वालों ने बड़े मजे मजे यहाँ से तेल निकाला और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। यानी अगर ये 100 रुपए कमा रहे थे तो ईरान को केवल 2 से 4 रुपए दे रहे थे और बाकी जितने 96 रुपए हैं वो सब अपनी जेब में कर रहे थे। ब्रिटेन वाले बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं और ये बात किसको पता चल गई? अमेरिका को पता चल गई। हर जगह टांग घुसाने आ जाता है कौन? अमेरिका। अमेरिका को पता चली कि भाई ब्रिटेन वाले बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, तेल को बेच रहे हैं, बड़ा फायदा कर रहे हैं, अपन को भी जाना पड़ेगा। अब अमेरिका वाले सीधा फ्लाइट से कहाँ आ जाते हैं? जोक से पार्ट समझिएगा जरा। अब अमेरिका वाले कहाँ आ जाते हैं? अमेरिका वाले पहुंच जाते हैं 1908 के अंदर खाड़ी देशों में और ये बोलते हैं ब्रिटेन अकेला काम नहीं करेगा, ब्रिटेन का साथ देने के लिए अमेरिका भी आ गया है, हम दोनों ही मिलकर यहाँ से तेल निकालेंगे। और अब ये दोनों मिलकर तेल निकाल रहे हैं। उससे पहले आगे बढ़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और इंस्टा पर फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। अब क्या हुआ? 1908 में ब्रिटेन अमेरिका दोनों ने मिलकर बड़े मजे मजे तेल निकालना शुरू कर दिया। पहले ईरान को 2 से 4 रुपए दे रहे थे, अब ये ईरान को 1, 1.5, 3 रुपए देना शुरू कर दिया। 100 रुपए पे केवल 1.5, 2, 3 रुपए इनको मिलते थे। अब क्या हुआ? 1908 से लेकर 1951 तक या 1950 तक मान लीजिए, 1908 से लेकर 1950 तक ईरान से बहुत ज्यादा तेल निकाला ब्रिटेन और अमेरिका ने और काफी ज्यादा मुनाफा कमाया। और अब ये सारी बातें कौन नोटिस कर रहा है? ईरान के अंदर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी, ईरान के अंदर बैठे हुए राजवंश, ईरान के अंदर बैठी हुई जनता नोटिस कर रही थी कि भाई साहब ये कुछ निकालते हैं तेल, यहाँ से फिल्टर्ड करते हैं, अलग अलग कंटेनर में डालते हैं और यहाँ से माल सीधे तरीके से चला जाता है, नई नई मशीनें आ रही हैं, मतलब फायदा तो हो रहा है पर वो फायदा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे देश में इसका कोई विकास नहीं हो रहा है और पूरी तरीके से यही तेल निकाल निकाल के फायदा कमा रहे हैं। अब ईरान के अंदर से ये आवाज आने लगी कि अमेरिका और ब्रिटेन वालों को भगा दिया जाए। कुछ लोगों की तरफ से ये कहा गया कि ये तेल निकालने की मशीन लगा रखी है ना, तो मशीन खरीद लेते हैं या फिर लीज पे ले लेते हैं, 50-50% पार्टनरशिप कर लेते हैं और अगर ऐसा नहीं तो तेल तो हमारा है। इनको बोलो इनके मशीनों की क्या कीमत है, वो कीमत दें और यहाँ से
रफू चक्कर हो जाए, क्योंकि उनका फायदा, उस तेल का फायदा केवल हमारे देश को होना चाहिए, हमारे देश के नागरिक वहां पर काम करने चाहिए। कई प्रकार की आवाजें आना शुरू हो गई थी, कहाँ? ईरान के अंदर। और वो आवाज धीरे धीरे कहाँ पहुंच गई? तो वो आवाज पहुंच गई ईरान के उस समय के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादिक के कानों तक। जैसे मोहम्मद मोसादिक के पास में बात गई कि ईरान में कई सारे लोग जो हैं नारेबाजी कर रहे हैं, ईरान की जनता पूरी तरीके से नाराज है और ईरान के लोग चाहते हैं कि अमेरिका ब्रिटेन वालों को भगा दिया जाए। अब क्या किया जाए? अब जैसे इनके पास बात पहुंची, इन्होंने बोला कुछ तो करना पड़ेगा। और इसी चीज के चलते मोहम्मद मोसादिक की तरफ से, जो ईरान के पीएम थे उस समय, उनकी तरफ से अनाउंस किया गया कि तेल ईरान का है और इसीलिए आज से तेल का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अगर तेल का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो कोई देश की हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ से तेल निकाले, क्योंकि जैसे ही तेल का राष्ट्रीयकरण हुआ उसके बाद तेल निकालने के लिए हमारे पास आकर परमिशन लेना होगा और उस समय हम कई प्रकार की शर्तें रख सकेंगे। जैसे ही तेल का राष्ट्रीयकरण हुआ और पूरी तरीके से ये चीजें, तेल निकालने की बातें किसके हाथों में चली गई? पीएम के हाथों में चली गई और जनता काफी ज्यादा इनसे खुश हो गई। यानी जनता आज दिन तक अगर सबसे ज्यादा किसी से प्रेम किया है ईरान की जनता ने तो मोहम्मद मोसादिक से किया था, क्योंकि जनता की बात को मानते हुए उन्होंने तेल का राष्ट्रीयकरण किया। अब यह बात बहुत बुरी तरीके से चुभ गई थी किसको? ब्रिटेन वालों को और अमेरिका वालों को, क्योंकि इनकी दुकानदारी बंद हो गई ना भाई साहब, पैसा बहुत कमा रहे हैं, सारा पूरी तरीके से ठप हो गया। अब ये दोनों चुप बैठने वाले तो है नहीं। अब ये चुप नहीं बैठ रहे थे। 1951 में ब्रिटेन अमेरिका वालों को भगा दिया, यहां से राष्ट्रीयकरण हुआ, भगा दिया। अब भगाने के बाद इन दोनों के मन में कई प्रकार की चीजें चल रही हैं कि हमको भगाए कैसे, बदला तो लेना पड़ेगा और ऐसा बदला लेंगे कि पूरी जिंदगी याद रखेंगे, ईरान को बर्बाद कर देंगे। और उसी बात के चलते 2 सालों के अंदर इन्होंने ईरान के अंदर करा दिया तख्ता पलट। 1951 में इनको भगाया, 1953 के अंदर क्या किया? अमेरिका की CIA जो खुफिया विभाग है वो, और ब्रिटेन की जो खुफिया विभाग है MI6, इनकी तरफ से दोनों ने मिलकर क्या किया? जनता को भड़काना शुरू किया और जनता को भड़काया और यहाँ पर करा दिया एक बहुत बड़ा विद्रोह। और इतना बड़ा विद्रोह हुआ कि यहाँ हो गया तख्ता पलट। मोहम्मद मोसादिक जो सबसे ज्यादा फेवरेट हुआ करते थे, उनके खिलाफ ही जनता को कर दिया इन लोगों ने। और जैसे ही तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट होने के बाद यहाँ पर एक और नए राजवंश जो हुए थे, उन राजवंश के राजा जिन्हें शाह रज्जा पहलवी कहा जाता है, उनको लाकर बिठा दिया गद्दी पर। पर इसका मतलब यह नहीं कि सारी जनता इनसे खुश हो रही थी इसलिए इनको गद्दी पर बिठा दिया। शाह रज्जा पहलवी को जब गद्दी पर बिठाया गया तो कई सारे लोगों के मन में पहले से ही डाउट था कि शाह रज्जा पहलवी कहीं ना कहीं अमेरिका की बात मानता है, अमेरिका की चाटुकारिता करता है, ये हमारे देश को आगे नहीं लेकर जा सकता। अमेरिका ने अपने प्रिय लोग को यहाँ पर बिठा दिया और कोशिश कर रहा था कि हम एक बार फिर क्या करेंगे? एंट्री कर जाएंगे, कहाँ? ईरान के अंदर। पर ईरान की जनता बड़ी चतुर थी। ईरान की जनता ने एक बार फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई साहब, अमेरिका के समर्थक हमें नहीं चाहिए यहाँ पर, इनको यहाँ से भगा दो और इनको इतना बुरी तरीके से भगाओ कि जिंदगी में कभी लौट कर ना आ पाए। अब यह विद्रोह रुकने वाला नहीं था। विद्रोह इतना तेजी से बढ़ रहा था कि अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगा था। और उसी समय एंट्री होती है खामनेई परिवार के सबसे बड़े वाले सदस्य की। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी तरफ से शुरुआत होती है कब? 1976 के अंदर इनकी एंट्री होती है। 3 सालों तक विद्रोह चलता है और अंततः 1979 के अंदर इस्लामिक क्रांति आती है। क्या होता है? 1979 के अंदर यहाँ पर इस्लामिक क्रांति आती है और इतनी खतरनाक इस्लामिक क्रांति आती है जिससे ईरान की सारी जनता एकजुट हो जाती है। अमेरिका का जो दूतावास वहाँ मौजूद था उसको जला दिया जाता है, अमेरिका के फ्लैग तक को जला दिया जाता है। और आज भी अगर आप कभी ईरान घूमने जाएंगे तो आप जरूर से देखिएगा अमेरिका का दूतावास जो बना हुआ है ईरान के अंदर, उसके बाहर जाइएगा, आपको बाहर से दिखाई देगा कि अमेरिका का फ्लैग किस प्रकार से आधा जला हुआ आज भी वहीं लटका पड़ा है। यानी इतना बुरी तरीके से यहाँ फ्लैग को जलाया गया। और अगर किसी देश के फ्लैग को जलाया जा रहा है, मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अमेरिका ने भी अब मान लिया था कि ईरान अपना सबसे बड़े वाला दुश्मन बन चुका है। और इधर शुरुआत हो गई थी किसकी? इस्लामिक क्रांति की।
जैसे इस्लामिक क्रांति की शुरुआत हुई तो अमेरिका को लग रहा था कि ईरान पूरी तरीके से हाथ से जा रहा है। अब इस्लामिक क्रांति हो जाएगी, हमारी एंट्री कभी नहीं होगी, और हमारी एंट्री नहीं होगी तो ये ईरान कहीं पावरफुल ना बन जाए, और इसे पावरफुल बनने से रोकना होगा, इसे इतना बुरी तरीके से डिस्टर्ब करना होगा कि तेल भी नहीं निकाल पाए और पूरी तरीके से परेशान हो जाए। और इसीलिए अमेरिका ने कहाँ फोन लगाया? इराक में फोन लगाया। इराक वालों को बोला कि बम दागने शुरू कर दो, किसके ऊपर? इस ईरान के ऊपर। यानी 1980 से लेकर 1988 8 साल तक युद्ध चला ईरान और इराक का। इन दोनों के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई और उसके पीछे पूरी तरीके से अमेरिका का हाथ था। किसका हाथ था? अमेरिका का हाथ था। और यहाँ पर इराक का साथ देने के लिए सारे के सारे खाड़ी देश आ गए, अमेरिका आ गया और इराक, इन सब ने मिलकर लड़ाई शुरू करी। किसके साथ? ईरान के साथ। अब जरा देखिए, खाड़ी देशों में पहले ही कौन आकर बैठा है? अमेरिका। अमेरिका के अलावा दूसरे देश भी तो आना चाहते थे, जैसे चाइना हो गया है, रशिया हो गया है, उत्तर कोरिया हो गया है, भारत हो गया है, कई सारे देश आना चाहते थे। पर इनमें से सबसे ज्यादा कौन आने के लिए दिलचस्पी रख रहा था? रशिया। अब जरा सुनिए, ईरान ने फोन लगाया कि भाई साहब रशिया हमारी मदद कर दो, चाइना हमारी मदद कर दो, उत्तर कोरिया हमारी मदद कर दो, कोई तो हमारी मदद करो। और देखिए किस्मत, तीनों के तीनों देश मदद करने के लिए आ गए। अब ये मदद करने के लिए आए पर उतना अच्छी तरीके से मदद नहीं कर सके जितना वास्तविक तरीके से इसे मदद चाहिए थी। अब युद्ध हुआ और ऐसा पहली बार हुआ कि ईरान इस युद्ध में हार गया और ये सारे के सारे इस युद्ध को जीत गए। और तभी ईरान के मन में सबसे पहला सवाल आया कि उस समय हमने ताकतवर होने के बारे में सोचा था, आज वो समय आ चुका है और आज हमें खुद से हथियार बनाने होंगे। ऐसे हथियार बनाने होंगे ताकि कोई भी आस पड़ोस का देश हमारे ऊपर अटैक करने से 10 बार सोचे। दूसरा, हमें ऐसे हथियार बनाने होंगे जो युद्ध के समय खत्म ना हो, लगातार हम उनका स्टॉक बना सके, क्योंकि आज समय पर मदद अगर हो गई होती तो इन सब देशों को हम बहुत अच्छे से मजा चखा सकते थे, पर हम ना कर सके, है ना। इसके लिए कुछ करना होगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, 1979 के अंदर इस्लामिक क्रांति आई और इस्लामिक क्रांति के साथ साथ खामनेई परिवार के मन में सबसे बड़ा डर ये सता रहा था कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है, अमेरिका फिर से तख्ता पलट करा सकता है। यानी शाह रज्जा पहलवी, मोहम्मद मोसादिक, इन सब का तो हो गया है, मेरा भी तख्ता पलट हो सकता है और इसके लिए मुझे एक ऐसी सेना चाहिए जो मेरे खिलाफ उठने वाली हर आवाज को पूरी तरीके से चैन की नींद सुला दे। और उसी समय 1979 के अंदर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी IRGC की स्थापना हुई खामनेई के आदेश पर। एक ऐसी IRGC बनाई गई, एक ऐसी सेना बनाई गई जिसके बारे में थोड़ा सा सुनिए। ईरान के पास आज ऐसी सेना मौजूद है और उसी सेना से 3 सेना जाती है। यानी सरकारी सेना अलग है, जो अपने पास इंडियन आर्मी है वैसे आर्मी अलग है, और एक अलग आर्मी बना रखी है, वैसे आप समझिए अलग आर्मी उनके पास है, पर एक ऐसी आर्मी बनी है जो केवल और केवल खामनेई को ही रिप्रेजेंट करती है, खामनेई के आदेश पर ही चलती है, खामनेई के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को चुप कर देती है। खामनेई के खिलाफ पूरी तरीके से नारेबाजी आप नहीं कर सकते, पोस्टर नहीं लगा सकते, 50 लोग इकट्ठा होकर उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते। इसके अलावा अगर खामनेई के खिलाफ उठने वाली आवाज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में हो तो वो गुप्त तरीके से जासूसी भी करते हैं और उन्हें वहीं जाकर निपटा के आ जाते हैं। ये सेना बनाई। इसके अलावा वो क्या करती है सेना? बिजनेस भी करती है, राजनीति भी करती है, और तीनों के तीनों सेना के अंदर शामिल है। पूरी तरीके से हथियार वही चलाती है, मिसाइलें वही चलाती है, ड्रोन वही चलाती है। यानी अगर आज हम ईरान की रीढ़ की हड्डी किसे कहे तो वो केवल IRGC है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ही है। अब इसने ऐसी सेना बना दी जिससे अमेरिका तख्ता पलट ना कर सके। तख्ता पलट की कोशिश करेगा कैसे? सेना, अगर जनता सड़कों पर उतर रही है तो सेना पहले से ही उतर जाएगी और उनको पूरी तरीके से खत्म कर देगी। कितना अच्छे तरीके से माइंड लगाया। और अब सोच रहा था कि हथियार बनाना है, हथियार बनाने की कोशिश करेंगे, ये अमेरिका क्या करेगा? आस पड़ोस के देशों से अटैक करा देगा। और इसके लिए ईरान ने नई चाल चली, क्या किया जाए? एक ऐसा संगठन बना दिया जाए जो पूरी तरीके से अमेरिका को अपने जाल में फंसा कर रखे और इधर हम हमारा काम कर जाए। अब क्या किया?
ये ईरान आपको दिखाई दे रहा है। ईरान के अंदर तेल के कुएं थे, मशीनें थी, जहां से तेल निकलना शुरू हो गया और वो तेल कहाँ जाने लगा? चाइना जाने लग गया, उत्तर कोरिया जाने लग गया, दुनिया भर के कई सारे देशों में इसने बेचना शुरू कर दिया और उन से जो पैसा आ रहा है उससे हथियार बनाने का काम शुरू कर दिया। अब इधर हथियार बना रहा है, अमेरिका डिस्टर्ब ना कर दे, जिसके लिए इसने क्या किया? अमेरिका को उलझाए रखने के लिए आस पड़ोस के देशों के अंदर ऐसे संगठन रेडी किए जो अमेरिका को युद्ध में उलझा कर रखेंगे, खाड़ी देशों को युद्ध में उलझा कर रखेंगे। जैसे यमन के अंदर उसने पाल दिया हूती संगठन। ये हूती संगठन क्या करता है? स्वेज कैनाल से जाने वाले, ये स्वेज कैनाल से जो हमारे जहाज जाते हैं, दुनिया भर का व्यापार होता है यहाँ से मेडिटेरियन सी और यहाँ से यूरोप तक जो जितने भी माल वाल पहुंचता है, ये बाब अल मदेब का रास्ता है, यही हूती बैठा हुआ है जो इनके जहाज उड़ाता रहता है और अमेरिका का ध्यान इधर आ जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है इजराइल। इजराइल के ठीक ऊपर है लेबनान और लेबनान के अंदर बैठा हुआ है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला क्या करता है? इजराइल को डिस्टर्ब करता है और आस पड़ोस के इलाके में जो ईरान के खिलाफ है उनको डिस्टर्ब करने का काम करता है। अमेरिका का ध्यान इधर आ जाता है। सीरिया की बात करें तो सीरिया के अंदर असद सरकार को बिठा रखा है जो क्या करती है? डिस्टर्ब करने का काम करती है। फिर अगर हम इराक की बात करें तो इराक के अंदर शिया मिलिशिया बिठा रखा है, वो भी संगठन किसका पाला हुआ है? इसी ईरान का पाला हुआ है। इधर अमेरिका को डिस्टर्ब कर रखा है, खाड़ी देशों को डिस्टर्ब कर रखा है और ये अपना काम आराम से करता रहा। अपना काम कैसे? आराम से मिसाइलें बनाता रहा। अच्छा, ये मिसाइल बनाई कैसे थी इसने? मिसाइल बनाई थी उत्तर कोरिया और चाइना की वजह से। कैसे? मैंने आपको बताया कि ईरान और इराक का युद्ध हुआ था 1980 से लेकर 1988 में, 8 साल तक युद्ध हुआ और 8 साल के दौरान उत्तर कोरिया और चाइना ने जो मिसाइलें भेजी थी युद्ध में लड़ने के लिए, हालांकि ईरान युद्ध हार गया पर वो मिसाइलें तो उसके पास मौजूद थी। और वहीं जो पढ़े लिखे लोग थे, जो विद्वान बन गए थे बड़े बड़े वाले, उनके सामने ईरान ने क्या कहा कि भाई साहब एक काम करो, इन मिसाइलों को खोलो और देखो क्या क्या पुर्जे लगा रखे हैं, ऐसे कौन से आइटम लगे हुए हैं जो अगर हम लगाएंगे तो हम भी बना देंगे। तो उत्तर कोरिया और चाइना की मिसाइलों को खोला और उन मिसाइलों के अंदर जितनी भी चीजें लगी हुई थी वो सब अलग अलग पार्ट्स में बनाई और फिर उनकी कॉपी करके मिसाइलें बनाना शुरू कर दिया। आज दुनिया भर में जितनी भी सबसे ज्यादा मिसाइलें अगर किसी देश के पास मौजूद हैं तो वो ईरान है। ईरान के पास 10,000 से भी ज्यादा मिसाइलें मौजूद है और कई लंबी दूरी की मिसाइलें मौजूद हैं। इसकी जानकारी ये सार्वजनिक नहीं करता है ना। इसने काम करना शुरू कर दिया। अब मिसाइलें, ड्रोन, ये हथियार तो इसने बनाए पर अब ये परमाणु बनाने पे काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसको एक बहुत बड़ा सबक मिला था कि जिन जिन देशों के पास परमाणु होता है उसके ऊपर अमेरिका अटैक करने के बारे में नहीं सोचता है, चाहे वो उत्तर कोरिया हो या फिर पाकिस्तान ही क्यों ना हो। इसके लिए ईरान ने सोचा कि अगर मैं परमाणु बना लूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा और तब से लेकर आज दिन तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, परमाणु बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका, इजराइल इसे बीच बीच में आकर डिस्टर्ब कर जाते हैं, ये परमाणु बम बनाने का काम रोक देता है। मैंने शुरू में यह भी कहा था कि जितना ईरान ऊपर बसा हुआ है उससे कई गुना ईरान अंदर बसा हुआ है और इसके पीछे की वजह है मोसाद। आप सभी जानते हैं कि इजराइल के खुफिया विभाग है मोसाद, जो क्या करता है, ईरान के अंदर घूम घूम कर देखता है कहाँ कहाँ मिसाइलों के भंडार हैं, क्या है। या फिर अमेरिका के CIA की बात करें, खुफिया विभाग की, तो वो भी क्या करता है, ईरान के अंदर घूम कर चेक करता है कहाँ हथियार है। अब इन्हीं हथियारों को छुपाने के लिए कि कौन कौन सा हथियार ये बना रहा है, इसके लिए जमीनी का स्तर तो कर दिया खाली, यहाँ केवल दिखता है जो होता नहीं है। और जमीन के अंदर 21-21 मंजिला बन जाए उतना अंदर तक गहराई में खोद दिया और बड़े बड़े बंकर बना दिए। उन्हीं बंकरों के अंदर मिसाइलें बनाने का काम होता है और मिसाइल जितनी बन रही है उससे कई गुना उसने पूरा का पूरा उसका ढेर कर रखा है। मिसाइलों की साइट्स बना रखी है, एयर डिफेंस तक बनाए हैं। मजीद एयर डिफेंस सिस्टम किसका है? ईरान का खुद ही है, मेड इन ईरान है वो। तो इसने कई प्रकार के हथियार जमीन के अंदर बनाना शुरू कर दिया और परमाणु तक ये जमीन के अंदर बना रहा है ताकि सैटेलाइट से भी ना देखा जा सके और पता भी ना चले कि यार इसने परमाणु बनाया है या फिर नहीं बनाया है।
अब इसी वजह से अमेरिका ने इसके ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए, फिर भी चोरी छुपे ये तेल बेचता है और उसी वजह से आज ये अपना विकास कर पाया और आज सारे के सारे खाड़ी देशों में सबसे पावरफुल बनकर साबित हुआ है। यानी ये सारे खाड़ी देश, अगर अमेरिका इसका साथ ना दे तो इन सब की, ये सब भी मिलकर ईरान के साथ युद्ध नहीं लड़ सकते, इतना ज्यादा पावरफुल बना है ईरान। देखो आज अगर खाड़ी देशों में हम देखें तो सबसे ज्यादा पावरफुल दो ही देश हैं। एक आपको दिखाई दे रहा है इजराइल, क्योंकि इजराइल भी बड़ा पावरफुल है, आस पड़ोस सारे के सारे दुश्मन हैं, और ईरान भी पावरफुल है और आस पड़ोस में जितने भी देश है वो सब क्या है, दुश्मन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये दुश्मनी कैसे हो गई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा मिसाइलें कैसे बनी, और आई होप आपको समझ में आया कि इसको परमाणु क्यों चाहिए था। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह चुका है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका रिस्पॉन्स आपको जरूर से करूंगी। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया आज के इस वीडियो में जुड़ने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।